देखिए, ये मीडिया में कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लगभग 20 टन जो चांदी था, जो श्रद्धालुओं ने अलग-अलग श्रद्धालुओं ने वहाँ चढ़ाया था, उस 20 टन को सरकारी मिंट में जो है वो मेल्ट और प्रोसेसिंग के लिए भेजा। और ये बताया गया कि उस 20 टन जिसकी कीमत लगभग 550 करोड़ थी, उसमें से सिर्फ 20 और 30 करोड़ का ही चांदी जो था वो असली निकला, बाकी 530 करोड़ का जो चांदी था वो नकली था। तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग स्थानों से आते हैं। कोई मेरठ से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, बेंगलोर से, पूना से, और वो लाखों श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग जगहों से चांदी किसी एक व्यक्ति ने चढ़ाई होती, एक जगह से लेकर ये 20 टन चढ़ाया होता तो विषय शायद मेरे लिए गंभीर ना बनता। लेकिन लाखों लोगों ने अलग अलग जगह से लेकर माता वैष्णो देवी में ही चढ़ाया और वहीं पे लाखों लोगों का चांदी तो था वो नकली निकला। तो ये अपने आप में कई गंभीर प्रश्न खड़े करता था कि ये कहाँ हुआ, क्या बोर्ड के अंदर इसको रिप्लेस किया गया, या जो था ये रास्ते में रिप्लेस हुआ, या मिंट में कहीं जाके रिप्लेस हुआ है। और साथ में गंभीर विषय ये था कि ये बताया गया कि इस सारे चांदी में जो नकली निकला है उसमें हाईली टॉक्सिक मेटलिक कैडमियम है वो मिला। तो मेरी जानकारी के हिसाब से कैडमियम जो है एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड केमिकल है, वो आप हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, ना ही किसी को मिल सकता है। तो ऐसा कैसे संभव था कि इतने सारे लोगों ने, इतने ज़्यादा दुकानदारों ने ये सारा कैडमियम प्रोक्योर किया और फिर नकली चांदी बनाई, और वो सारी की सारी चांदी जो है वो वैष्णो देवी में माता के चरणों में आई। तो इस सब प्रश्नों के उत्तर जब मुझे स्वयं ना मिले तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस नाते ही मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जो है मैंने एक याचिका दायर की, उनको कंप्लेन किया कि आप ये सारे विषय हैं, ये रीजनिंग है मेरी, आप इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करिए। तो क्राइम ब्रांच ने जो था उस पर कोई कार्रवाई लंबे समय तक नहीं की। लगभग 9 मई 2026 को मैं उनके पास गया था। उनको ये भी बताया गया कि ये टाइम सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन मैटर है, इसमें बहुत सारे एविडेंस ऐसे होंगे जो टाइम के साथ आज मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा आप उसको उसी गंभीरता के साथ जो है वो करें। लेकिन क्राइम ब्रांच ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मुझे कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने जब क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट मांगा तो उसमें उन्होंने बताया कि जी इनको हमें इनकी रिपोर्ट मिली थी, ये शिकायत मिली थी, और हमने जो है कंसर्न्ड ऑफिसर जो हमारे ऊपर हैं उन्होंने इसको अप्रूवल देने के बाद जो है किसी दूसरी पुलिस एजेंसी को भेज दिया। तो कोर्ट के सामने जो है मेरा आर्गुमेंट यही था कि ये अपने आप में कानून के विरुद्ध है कि पुलिस क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है वो अपने आप में पुलिस स्टेशन है, होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है इसको लेकर, और क्राइम ब्रांच के जो एसएसपी हैं उसके थानेदार हैं, एसएचओ। तो इनका काम बनता था ना कि ये अपने सिर से उतार के किसी और एजेंसी को दे देते, क्योंकि क्राइम ब्रांच का जो मैंडेट है उसके हिसाब से ये ऑफेंस बनता था। तो कोर्ट ने इस विषय को समझा है और उसकी गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जो क्राइम ब्रांच के इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको आने वाली 29 जुलाई को तलब किया है। पूरे रिकॉर्ड के साथ वो आएंगे और कोर्ट को बताएंगे कि ये सारा मसला है क्या। सर वो तो नहीं कहीं। देखिए, बिल्कुल मेरी अपनी याचिका में भी यही है कि सब जगह होना चाहिए। मैं अपने आप में किसी को क्लीन चिट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। हो सकता है कि जो कटरा में दुकानदार हैं उन्होंने किया हो, लेकिन अपने आप में फिर ये भी तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कटरा के दुकानदार सराफा, ये जो आपके ज्वेलर हैं, क्या ये इतने सक्षम और इनके पास इतना है कि 550 करोड़ की चांदी, 20 टन की चांदी जो थी वो इनके पास, इन सब के पास थी। कितने दुकानदार होंगे? कटरा एक बहुत छोटी सी जगह है, 50-100, और उन 50-100 दुकानदारों ने 20 टन चांदी बेच दी। तो अपने आप में बड़े प्रश्न खड़ा करता है। वो इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस जो पता करेगी, क्राइम ब्रांच उसमें देखे क्या हो सकता है। हाँ, कोर्ट ने 29 तारीख की जो है वो डेट दी है। क्राइम ब्रांच के इंक्वायरी ऑफिसर को तलब किया है। उसमें मुझे आशा है कि कोर्ट जो है उस पर एक अच्छा निर्णय देगा।